नमस्कार, सभी अध्यापकों को मेरा प्रणाम, तहे दिल से आशीर्वाद। जल्दी ही रीट की भर्ती, आप सबका सिलेक्शन हो, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो। रीट के अंदर शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने भी कहा था शिक्षण विधियाँ मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन लाइव कराने का मतलब सिर्फ टाइम खराब करना है। 20 मिनट के मैटर को 1 घंटा खींचना होता है, इसलिए इन सबको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि रिकॉर्ड करके आपको जो 1 घंटे में पढ़ाया जा सके वो 20 मिनट में आपको प्रोवाइड करूँ। सारी शिक्षण विधियाँ क्लियर हो जाएगी, इनको 2 या 3 बार आप देख लेना, शिक्षण विधियाँ आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। हो सकता है इनमें से अगर क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और जब आगे सेकंड ग्रेड भर्ती आने वाली है, ये शिक्षण विधियाँ हिंदी में कुल 25 शिक्षण विधियाँ हैं, और इन 25 को 15 शिक्षण विधियाँ हर सब्जेक्ट के अंदर सेम ही है। तो हिंदी की ये 25 शिक्षण विधियाँ भी आपके सेकंड ग्रेड में एज इट इज काम आएगी। तो हम शुरू करते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। अब कैसा पढ़ाया है वो तो जब लास्ट में कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। मास्टर बड़े कंजूस होते हैं कमेंट करने के मामले में, तो ये बात नहीं चलेगी बिल्कुल भी। लास्ट में कमेंट करके बता देना कि हाँ मैं पूरा करवा रहा हूँ, मैं कम समय में दे रहा हूँ, इसलिए लग सकता है कि कम दिए हुए मैटर हैं। अब मिला लेना, आपने तो पढ़ा है, कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा, मिलान कर लेना। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं सारे को। सबसे पहली जो विधि है उसका नाम है रसा स्वादन विधि। शिक्षण विधियों में अगर आप किसी भी शिक्षण विधि का आप अगर अर्थ समझ जाते हैं तो अर्थ समझने का मतलब आपकी आदि शिक्षण विधि। रसा स्वादन का मतलब रस, रस किस में आता है। मैं आपको अगर शायरी सुनाऊं, कविता सुनाऊं, तुम कहोगे वाह वाह आने दो गुरुजी और आने दो। अगर मैं तुम्हें कविता सुनाने लग जाऊं ना तो फिर आनंद ही आने लग जाता है। यानी रस किस में आता है, कविता में। मैं कविता चालू कर दो, गुजरा जो उसके दर से तो थर थर आए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां। अब आनंद आ रहे, भले थे बीएड कर रहा के, लेकिन थाने भी लागे गुरुजी और सुना कविता, तो ये तो छोटे बच्चा तो फिर अच्छी लगती है। यानी हर स्तर में काम आती है ये, प्राथमिक उच्च सब स्तर में चलती है। कभी बोले बुढ़ हो जाए अभी नहीं कविता सुना, वो एक और आनंद कविता यार शानदार है। तो रसा स्वादन विधि जो है वो किस में उपयोगी होती है, वो होती है कविता पाठन में। इसका मूल उद्देश्य क्या है, रसा स्वादन विधि का मूल उद्देश्य कतई ये नहीं है कि आप में कविता में क्या है वो बताना, यानी कविता में का अर्थ बताना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है उस कविता का आनंद लेना। क्या लेना, आनंद। जैसे कविता आपको आई कि जैसे खूब लड़ी मर्दानी कविता है, 6ठी क्लास में लगती थी हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर मुख से हमने सुनी कहानी थी। तो ये जो कविता है, इस कविता में वो क्या करता है, वो टीचर आएगा और सबसे पहले क्या बोलेगा कि भाई हम पढ़ रहे हैं आज लक्ष्मीबाई की कविता, ठीक है। अब वो कविता में जो भी बात है वो पहले बता देता है, यानी शॉर्ट में बता देता है कि बच्चों 1857 की क्रांति के समय हमारे एक वीरांगना जो थी वो बहुत लड़ी थी अंग्रेजों से, और उसकी एक कविता है, उसका एक गुणगान है। लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से थी और अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, ये पहले बता के, और फिर उस कविता का मूल उद्देश्य होता है रसा अनुवाद करवाना, यानी रस का आना। रस का मतलब कविता में कहीं जोर से बोलना पड़ता है, कहीं धीरे बोलना पड़ता है, कविता कभी एक स्वर के अंदर नहीं होती, तो वो चीज बताना इसका मूल उद्देश्य होता है। यानी इस विधि को एक प्रकार से उपसंहार विधि कहते हैं, उपसंहार विधि। क्यों, क्योंकि कविता की व्याख्या कर दी, फिर उसका रसानुभूत कराया जाता है, व्याख्या, इसलिए इस विधि को एक प्रकार से उपसंहार विधि। इस विधि में कभी भी खंडान्वय विधि का प्रयोग नहीं होता। खंडान्वय विधि का प्रयोग हमेशा उच्च कोटि की भावनात्मक कविता पढ़ाने में होता है। जैसे कोई भावुक हो जाता है कई बार, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी पुत्री के लिए, सरोज एक कविता है किसकी, मैं पता नहीं किसकी कविता की, मुझे अब तो याद नहीं, बहुत पहले पढ़ा था, तो वो उसमें वो अपनी पुत्री की याद में लिखते हैं, उनकी पुत्री की डेथ हो जाती है, वो उनकी पुत्री की याद में लिखते हैं, तो वो एक क्या है, वो भावनात्मक कविता है। तो खंडान्वय विधि का प्रयोग उच्च कोटि की भावनात्मक, जिसमें प्रश्नों का अधिक अनुचित प्रयोग होता है, यानी बिना मतलब प्रश्न मत, जब कविता प्रारंभ हो गई ना तो फिर सिर्फ कविता को ही फोकस रखो तुम। नहीं कि यहां पर कवि ये कहना चाहता है, यहां पर कवि ये कहना चाहता है, उसमें आनंद भंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि वही बात है, डायलॉगबाजी चलते चलते वीररस नहीं आ सकता, तो कविता चलते चलते बीच में एक्स्ट्रा बातें आती है, उसके आनंद क्या हो जाता है हमेशा। जैसे आप फिल्म देखते हो, बीच में एडवर्टाइज आते, रीस को नहीं आओगे, तो वही बात है, क्योंकि इसमें क्या है, खंडान्वय विधि का प्रयोग नहीं होता है। खंडान्वय विधि का प्रयोग हमेशा किस में होता है, इतिवर्तात्मक कविता पढ़ाने में, कविता पढ़ाने में। ये तो छोड़ो कोई मतलब,
सभी स्तरों में उपयोगी है ये, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग होती है वो बच्चों को अच्छी लगती है, यानी सबसे ज्यादा उपयोग करो प्राथमिक स्तर पर। कविता कभी मन में पढ़ने की वस्तु नहीं है, इसे सहस्वर पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, आनंद लेके पढ़िए, यानी कविता कभी भी मन में पढ़ने की वस्तु नहीं है। कविता को भाव विभोर करके हृदय के अंदर लेके इसको पढ़िए। ये है रसास्वादन विधि। बस इतना ही ध्यान रखो, रसास्वादन विधि किसमें उपयोग होती है? कविता पाठन में उपयोग होती है। दूसरी शिक्षण विधि हम देखते हैं। देखिए सूत्र विधि। सूत्र का मतलब समझोगे ट्रिक है, कई बार हम ट्रिक बनाते हैं नहीं, सीधा सीधा याद रखो। देखो स से सूत्र, स से संस्कृत, यानी सूत्र विधि कहां से आई है? सूत्र विधि संस्कृत से आई है। आपने भी रीट की तैयारी में संस्कृत विषय लिया है तो आपने कभी माहेश्वरी सूत्र, कभी पता नहीं कौन कौन से सूत्र रटे होंगे। क्यों? क्योंकि पूरी संस्कृत सूत्र में चलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भी संस्कृत सूत्र में है, ये लो जी, यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी तक इसके अंदर है। सूत्र में कभी उदाहरण नहीं बताए जाते। भाई उदाहरणों का कितना सूत्र बनाने, गुण संधि के उदाहरणों के कितने सूत्र बना लोगे? सूत्र तुम सिर्फ गुण संधि के ट्रिक का बना सकते हो, इसका मतलब गुण संधि के नियम का सूत्र बना सकते हो, गुण संधि के लाखों उदाहरणों की ट्रिक नहीं बना सकते। यानी इसके अंदर सूत्र जो बनेगा वो किसका बनेगा? वो नियम का बनेगा। नियम से उदाहरण की ओर किसमें? निगमन विधि के अंदर होता है। यानी एक प्रकार से ये निगमन विधि की ओर प्रारंभ, यानी सिद्धांत से आरंभ होकर नियम से उदाहरण की ओर चलती है निगमन। वैसे टोटल जो बताते हैं कि 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, ये तो चलो छोड़ो, आप सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि संस्कृत पढ़ने में नियम से उदाहरणों की ओर छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। भैया यार छोटे टावरान थे, बिना कुछ सोचते समझे बन सीधा सूत्र रटा दोगा, मारोगे टावरान, जान दोगा कि टावरान। अब आपको सूत्र बता दिया जाए कि विगुण संधि का ये ट्रिक है, यण संधि का ट्रिक है, सीधा याद रखो, ई का या ऊ का वे री का रे होगी गुण संधि, आपके चल जाएगा। लेकिन बच्चे को बेचारे को वही सूत्र रटा दिया आपने, तो ये निम्न कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं। बच्चे को तो पूरी चीज खोल के समझाओ, विद्यालय में विद्या है प्लस आलय है, ये है, जबकि ये कहाँ उपयोगी होती है? ये हमेशा क्या होती है? उच्च कक्षाओं में उपयोगी है। और सूत्र को समझना क्या है भैया? सूत्र को तो रटना है। जैसे हमने भी रटा था 12वीं में, है हेली बेब कनक उपनेना मगल शिव सकल का, यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन, रटना है। रटने वाली चीजें तो सही नहीं है, अमनोवैज्ञानिक मानी गई है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है जो सिर्फ रटना पे बल देती है, निरसेव शुष्क विधि है। आपको पता है सिद्धांत कौमुदी भी कहते हैं कि सूत्र से ही पढ़ाई जाती है। तो बस सूत्र विधि की इतनी बात। अब थे ना कोई गुरुजी यहाँ थोड़ा सो तो ही बताए है, ही तो ही तू डंगी जगह कोचिंग कर रखी है, कोई नई बात लगी है तो लिख दे नीचे। क्यों? क्योंकि बात मास्टर इतनी है। तो सूत्र विधि संस्कृत से आई है, निगमन विधि पे कार्य करती है, रटने वाली अमनोवैज्ञानिक है, सिर्फ उच्च कक्षाओं में आप इसका प्रयोग कर सकते। अब जो आ रही है एक विधि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसका सर्वप्रथम प्रयोग या इसके जो प्रतिपादक कह सकते हैं फ्रांस के गुइन महोदय थे। इसे हम प्रत्यक्ष विधि यानी सामने देखने वाली है, तो आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हो सुगम विधि, प्राकृतिक या निर्बाध विधि भी लिख सकते हो। इस विधि का ज्यादा बताएंगे विधि क्या है। इस विधि का ज्यादा प्रयोग जो होता है वो हमेशा छोटी कक्षाओं में होता है, यानी प्राथमिक कक्षाओं में। इसका उपयोग कैसे करना है? प्राथमिक कक्षाओं में। और क्या? पै से प्रत्यक्ष, पै से पश्चिमी देश, पश्चिमी देश ही तो है ये भाई। सबसे पहले फ्रांस के गुइन महोदय पश्चिमी देश, ये तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था? पश्चिमी देशों में। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? देखना। प्रत्यक्ष का अर्थ देखना ही तो है। बिल्कुल गुरुजी, प्रत्यक्ष को विलोम परोक्ष हो गया, देखने में, यानी आप पढ़ाओ देखने में। कैसे? जैसे आपको पढ़ाना है ऐसे अनार, देखो, यानी ये विधि जो है वो वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने दिखाए जाते हैं। प्रत्यक्ष देखने यानी जो भी कोई चीज है, जीव जंतु आप पढ़ाओ उसका प्रत्यक्ष चित्र बनाओ। जैसे आप पढ़ा रहे हो ऐसे अनार, तो सागे चित्र ले आओगे, ओ लुटावरो अनार को चित्र। बै से बकरी, तो भाई चित्र ले आओगे, ओ देखो टावरो बकरी। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इसे अपनाया। यानी प्रत्यक्ष का मतलब होता है देखना, देख देख के। देखो मतलब मास्टर देख देख के पढ़ा रहे हो नहीं,
देखने का मतलब होता है आपको दिखाया जाएगा बच्चे को कि ई से ईक ओ टावरो ईक को पेड़ है, रे से ऋषि ओ टावरो ऋषि है। समझ गया? यानी बच्चे को दिखा दिखा के पढ़ाना प्रत्यक्ष विधि। अब इसका भारत में प्रयोग होने लगा। अगर भारत में प्रयोग हुआ तो भारत में इधर बंगाल वाली साइड में किसने अपनाया इसे? सबसे पहले टिपिंग ने अपनाया। कहां? बंगाल के अंदर। मुंबई के अंदर इसे किसने अपनाया? मुंबई के अंदर इसे अपनाया फ्रेजर ने। और मद्रास के अंदर इसे किसने अपनाया? मद्रास के अंदर इसने अपनाया येट्स। हो सकता है डीपली आपसे कोई पूछ ही ले। यानी बंगाल में इसे टिपिंग ने अपनाया, मुंबई में इसे फ्रेजर ने अपनाया और मद्रास में इसे येट्स ने अपनाया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष विधि, पैसे प्रत्यक्ष, पैसे पश्चिमी देश, प्रत्यक्ष के इसके जनक गुइन महोदय है फ्रांस के। यानी फ्रांस के कौन हो गए? गुइन महोदय। फ्रांस के कौन हो गए? गुइन महोदय। फ्रांस के गुइन महोदय प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी है, प्रत्यक्ष दिखाना है बच्चों को। अब इस विधि के बहुत सारे गुण दोष है। अगर आपके समझ में आ गई कि प्रत्यक्ष विधि दिखाने से संबंधित है तो आप गुण दोष तो खुद ही निकाल दोगे। जैसे हर चीज तो नहीं दिखाई जा सकती, हर चीज का चित्र तो लाके नहीं दिखा सकता, भी हर चीज का चित्र थोड़ी ले आएगा वास्तु। तो वो इस प्रकार के आप बहुत सारे गुण दोष तो स्वयं समझ जाओगे। अब आप हमें इसके कुछ गुण और दोष देखते हैं। इसमें ज्यादा बल जो दिया जाता है वो वार्तालाप, मौखिक कार्य यानी बोलने पे ज्यादा बल होता है इसमें, लिखने पे इतना नहीं होता है। इसमें ज्यादा बल दिया जाता है बोलने। अन्य जो भाषा है, अन्य भाषा स्वतंत्र पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है इसमें। जैसे दूसरी भाषा अगर पढ़ानी हो, जैसे हिंदी से इंग्लिश पढ़ानी हो, तो अन्य भाषा स्वतंत्र और पृथक रूप से पढ़ाई जाती है। लेकिन मातृभाषा का प्रयोग इसमें न के बराबर होता है। यानी मातृभाषा का प्रयोग इसमें क्या कर दिया जाता है? मातृभाषा का प्रयोग इसमें सीमित कर दिया जाता है, संपूर्ण वाक्य को एक इकाई माना जाता है। मातृभाषा का प्रयोग इसके अंदर सबसे कम करना है। अब देखो इसमें देखते जाओ, आपको लिखवा तब समझ आ। जैसे मुझे पढ़ाना है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश ही बोलूंगा उस समय। बाहर जाओ, गो बाहर गे, अंदर आओ, कम इन। यानी इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश का ही प्रयोग करूंगा। यानी द्वितीय भाषा के समय, यानी अन्य भाषा अध्ययन के समय निर्देश या आदेश किसमें दिए जाएंगे? हमेशा ही अन्य भाषा में ही दिए जाएंगे। हम लोग एक बात बताओ, अमेरिका में जन्म में भी इंग्लिश आवे आपकी बच्चे और अपर लाइन इंग्लिश सिखानी पड़े। अमेरिका वाले को हिंदी आती नहीं, हम हमारे वाले को हिंदी सिखाते नहीं, उसको ऑलरेडी बोलना आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने हिंदी कैसे सीखी? इंग्लिश नहीं आ रही है हमारे बच्चों को, तो हिंदी कैसे सीख ली उन्होंने? तो कहीं ना कहीं हिंदी शुरुआत से चली आ रही है, तो वो उन्होंने सुना और उन्होंने खुद बोला, सीख गई। बिल्कुल सही बात है। तो फिर दूसरी भाषा नहीं सीख सकता क्या बच्चा? भाई बच्चे अगर हिंदी बोल के और सुन के उसने सीख ली तो इंग्लिश भी तो सीख सकता है। यही रूल यहां काम करता है। ये क्या कहता है? इसका मुख्य सिद्धांत तो बच्चों यही है जो 5 नंबर बता रहा हूं कि जिस प्रकार बालक जो है, बालक स्वर्ण और अनुकरण, यानी अनुकरण ही तो करिए आप लोग हिंदी बोल रहे, अनुकरण द्वारा बच्चा अपनी भाषा सीखता है, मातृभाषा सीख लेता है, तो भाई साहब उसी प्रकार वो दूसरी भाषा क्यों नहीं सीख लेता? क्या जो हिंदी बोलता है उसे ग्रामर आती है क्या? फरदादो जी हिंदी बोले, अरबान पे पूछना नीलकंठ में कौन सा समास से बता देगा, कौन बता। तो जिसको भाषा आ रही है, व्याकरण का ज्ञान देना इसमें जरूरी नहीं है। आप उसे सिर्फ भाषा सिखाओ, बोलकर सिखा दो, व्याकरण का ज्ञान जरूरी नहीं है। तो इस विधि में व्याकरण का ज्ञान नगण्य है। यानी व्याकरण का तो एक प्रकार से ज्ञान इस विधि के अंदर न के बराबर है। यानी व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती, जरूरत ही को नहीं। हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, क्या सबको आती है क्या व्याकरण? नहीं ली जाती। और मेन चीज है कि दूसरी भाषा सिखाते समय उसी भाषा का प्रयोग किया जाए। इंग्लिश सिखाते समय, जैसे बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, वहां इंग्लिश बोली जाती है, तो बच्चा खुद ब खुद सुन के सीखता है, हेलो नॉट हेयर एंड देयर वॉकिंग, व्हाई आर यू हेयर एंड देयर वॉकिंग, तो बच्चा अपने आप वही सीख जाएगा। तो वही बात है, यानी बच्चा क्या सीखता है? दूसरी भाषा सीखने बच्चे का माध्यम वही भाषा होनी चाहिए। यही किसमें कहा गया है? प्रत्यक्ष विधि। ऐसे अनार दिखाना, इसे ईख दिखाना। अब बात आई
इस विधि के दोष, ये तो थे गुण इस विधि के, दोष, इस विधि में बल किस पे मिल रहा है? सुनने पे मिल रहा है, बोलने पे मिल रहा है। सुनने बोलने मिलने की वजह से बालक का लेखन गुण हो जाता है, वो लिखने वाली चीजें उसकी साइड आ जाती है, मेन चीजें उसमें कि बालक सुनता है, बोलता है, यही चीजें आ जाती है। ये चीज इसकी थोड़ा सा नुकसान है, पर व्याकरण का ज्ञान भी कम हो जाता है बच्चे को, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान भी जरूरी होता है। तो ये है आपकी प्रत्यक्ष विधि। क्या समझा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ आप सीख जाओगे। 2 बार देखोगे तो कोई क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो शिक्षण विधि है इसे आप ध्यान से समझो, कौन सी शिक्षण विधि है। नेक्स्ट जो शिक्षण विधि है उसका नाम है व्यतिरेक विधि। अगर आपसे कहे कि व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है, तो अंतर करना होता है, यानी व्यतिरेक। बस आपके अगर शिक्षण विधि में अगर आपके उस शब्द का अगर अर्थ आपने निकाल लिया, किसी तरीके से उस शिक्षण विधि का अर्थ अगर दिमाग में सेट कर लिया, तो शिक्षण विधि आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। फिर वो आपसे गुण दोष कुछ भी पूछे आप कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे। व्यतिरेक में 2 भाषाएं पढ़ानी है, 2 भाषाओं को तुलना करके पढ़ाया जाएगा। जैसे हम आपको हिंदी तो ऑलरेडी आती है और आपको मुझे सिखानी है क्या? इंग्लिश, अंग्रेजी, 2 भाषा हो गई। तो इसके लिए कई प्रयास हो सकते हैं, यानी आपको सीखना क्या है? इंग्लिश ग्रामर सीखनी है या इंग्लिश बोलना सीखना है, और ऑलरेडी एक भाषा आपको आती है। तो ये किस भाषा के सीखने में उपयोगी है? द्वितीय भाषा सीखने में उपयोगी है। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर? पहला फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमेशा जैसे किसी को मान लो इंग्लिश सीखनी है, तो उसे कभी इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं लानी चाहिए। वो बुक लानी चाहिए इंग्लिश ग्रामर की जिसमें हिंदी में समझाया गया हो कि 2 वाक्यों के कहीं भी आओ तो उसके अंदर इन का प्रयोग किया जाता है। यानी इंग्लिश की पुस्तक उसके हिंदी के अनुसार होनी चाहिए। किसी बच्चे को, तमिल का कोई बच्चा है, उसे हिंदी सिखानी है, तो हिंदी की पुस्तक उसके तमिल भाषा में होनी चाहिए। बात को समझे क्या? आप इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती, आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो, तो आप पूरी की पूरी इंग्लिश बुक मत लेके आओ, आप वो बुक लेके आओ जिसमें इंग्लिश को हिंदी में समझाया गया हो। यही है इसका तरीका। यानी नियम क्या बोलेगा? नियम ये बोलेगा कि आप बच्चे को जो भाषा सिखा रहे हो उसकी पुस्तक भी क्या होनी चाहिए? उसी भाषा के अंदर होनी चाहिए। डॉक्टर है भोला शंकर, कौन है? डॉक्टर भोला शंकर, भोला शंकर व्यास। ये कहते हैं कि द्वितीय भाषा शिक्षण की सबसे अच्छी जो शिक्षण विधि है वो व्यतिरेक है, यानी द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है ये, सर्वश्रेष्ठ। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है? 2 भाषाओं की तुलना की जाती है। मेन चीज यही है, यानी एक तरीके का तुलनात्मक अध्ययन होता है। क्या करना है? मान लो आप क्लास के अंदर 2 ग्रुप बना लो, एक ग्रुप बना लिया क्लास का, दूसरा ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप को क्या आती है? हिंदी आती है, और आप इस ग्रुप को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो, और दूसरा जो ग्रुप बनाओगे आप उसमें वो बच्चे लो जिनको इंग्लिश अच्छी आती हो। ये बोलेंगे कि आज दिन है, ये इसको कन्वर्ट कर देंगे टुडेज डे, यानी ये बोलेंगे ये कन्वर्ट कर देंगे। बताओ ये बच्चे सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? सीख जाएंगे। बस वही तरीका होता है व्यतिरेक विधि का, जिसका उद्देश्य होता है बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना। जैसे अंताक्षरी मान लो, एक प्रकार की अंताक्षरी होती है इसके अंदर, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के शब्दकोश की वृद्धि करना। समझ में आई क्या आपको बात? बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना, ये थी व्यतिरेक विधि। यानी व्यतिरेक का अर्थ होता है तुलना करना। दूसरी भाषा आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश पढ़ानी है तो उसकी पुस्तक इंग्लिश के अनुसार करो। 2 क्लास के अंदर 2 ग्रुप बना लो, एक ग्रुप को इंग्लिश अच्छी आती है उसको अलग कर दो, हिंदी वाले को अलग कर दो, ये हमारे गुरुजी है, दूसरा ग्रुप उसको कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है तुलनात्मक अध्ययन।
अब जो नेक्स्ट शिक्षण विधि आ रही है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि है और मुझे लगता है इससे क्वेश्चन भी आपके पुटअप कन्फर्म होगा। CONFORM कौन सी विधि है? उसका नाम है समवाय विधि। ये एक प्रकार की भाषा सहस्रंग विधि का ही रूप है, यानी ये भाषा सहस्रंग विधि का ही दूसरा रूप है। सहस्रंग विधि बताई थी ना, साथ में पढ़ना सहस्रंग विधि। ये एक नवीन विधि है, उच्च क्लास के बच्चों के लिए है। समवाय एक नवीन विधि और उच्च क्लास के बच्चों, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप कहोगे कि सर निम्न क्लास के बच्चे तो इसको नहीं पढ़ सकते। ये क्या बोलता है? ऐसे याद रखो कि सह से समवाय बोलता है, सह से साथ बोलता है, यानी सह से समवाय, सह से साथ। जैसे सहस्रंग में साथ थे वैसे ही समवाय के अंदर भी साथ साथ, यानी आप पढ़ाओ साथ साथ पढ़ाओ। सर साथ साथ तो समझे नहीं, कैसे पढ़ाए साथ साथ? कैसे पढ़ाना है? यानी अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं देना है। जैसे आप कोई कहानी बता रहे हो या कोई गद्य पद्य जो भी कुछ पढ़ा रहे हो, गद्य या पद्य पढ़ा रहे हो, पद्य पढ़ाते पढ़ाते कोई लाइन आ गई। बहुत सारी लाइनें होती है, चंदू के चाचा आचे तो पद्य में बोले हो तो गद्य माजे। जैसे गद्य पढ़ा रहे हो आप, गद्य में कोई लाइन आ गई, जैसे लाइन आ गई कि राम बाजार जाता है। अब यहीं पे आप इसका विश्लेषण करो। राम स्कूल विद्यालय जाता है, तो विद्यालय शब्द की व्याख्या यही करो कि बच्चों विद्यालय शब्द जो है वो विद्या प्लस आल्य से बना है, इसके अंदर दीर्घ संधि है। यानी आप अंदर ही घुसोड़ दो सब कुछ, अलग से व्याकरण का ज्ञान मत दो। जैसे कोई पद्य पढ़ा रहे हो, कोई ऐसा दोहा आ गया कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल। तो अब इन अंदर कबीर जी को अब इन अंदर थे समझाओ कि इसमें बार बार लय शब्द आ रहा है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी आप अलग से ग्रामर का ज्ञान मत दो। गद्य के अंदर कोई शब्द आ गया, व्याकरण का कोई शब्द है तो उसकी वहीं पे व्याख्या करो, कोई अलंकार का शब्द है तो वहीं पे व्याख्या करो। यानी क्या करना है? साथ में करना है, अलग से ज्ञान नहीं देना है। अब समवाय विधि को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया, वहीं से प्रश्न पुटअप होता है। यानी समवाय विधि के हम कुछ सिद्धांतों की बात करें। यानी समवाय का अर्थ होता है बालक में सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक सह सम्मिलित करके ज्ञान देना, समवाय विधि है। अब इसके कुछ सिद्धांत देखो आप, क्या क्या सिद्धांत है समवाय विधि के। जैसे सबसे पहला सिद्धांत है हर्बर्ट का सिद्धांत। हर्बर्ट ने समवाय से संबंधित दो सिद्धांत दिए हैं। देखो पूरा डिटेल बता रहा हूं, आपके जितना पढ़ो उतना अच्छी बात है। देखिए पहला है हर्बर्ट का संप्रत्यात्मकता। लिखते जाना, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप किसी को नोट्स शॉर्ट में बनाना हो तो बना ले। हर्बर्ट का संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत, ये कहता है संप्रत्यात्मक यानी पुराने से जोड़ो। यानी जब तक, यानी ये सिद्धांत ये कहता है जब तक नए पाठ का पूर्व ज्ञान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, नए पाठ का पूर्व ज्ञान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक नया ज्ञान जो है पूर्ण रूप से हृदयगम नहीं होगा। भाई साहब यहां से पिछली बार रीट में भी प्रश्न पुटअप हुआ, अब की बार भी होगा। ये 4-5 नाम बताऊंगा और कुछ नए रट सको, इनकी परिभाषाएं नए रट सको तो मास्टरों इतना रट लेना। संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट ने। फिर हर्बर्ट ने एक सिद्धांत और दिया, उस सिद्धांत को हम बोलेंगे हर्बर्ट का सह संबंध का सिद्धांत। जल्द सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी, सेकंड ग्रेड में जो शिक्षण विधियां लगती है ना पूरी यही लगती है हिंदी में। हर्बर्ट का सह संबंध का सिद्धांत। सह संबंध का सिद्धांत दो तरीके से दिया इसने, आपने एक ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता। पहला सिद्धांत तो उसने दिया कि क्षैतिज सहसंबंध, और दूसरा सहसंबंध जो है वो है लंबीय सहसंबंध।
अब उसके थे ने पढ़ियो बयान। क्षैतिज ये कहता है कि फैला दो, यानी एक विषय का अन्य विषयों से संबंध स्थापित करना। जैसे इतिहास पढ़ाते पढ़ाते आप इतिहास से ज्योग्राफी में घुस जाओ, इस प्रकार। यानी क्षैतिज सिद्धांत ये बोलता है कि एक विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध, जबकि लंबीय सिद्धांत कहता है एक ही विषय के विभिन्न अंगों का संबंध। एक ही विषय का अन्य विषयों से संबंध, एक ही विषय विभिन्न अंगों का संबंध। यह है, और नहीं याद रहे तो इतना ध्यान रख लेना, हर्बर्ट का क्या सिद्धांत है, सह संबंध का सिद्धांत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे सीधा सीधा भी पूछेगा, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कई बार, इसलिए बता रहा हूं। नंबर सी है जिलर का केंद्रीकरण सिद्धांत। भाई रट लेना इनको मास्टरों, केंद्रीकरण सिद्धांत, जिलर का केंद्रीकरण सिद्धांत। सर ये जिलर कौन था? ये हर्बर्ट का ही चेला था। यानी जिलर कौन है? हर्बर्ट का शिष्य है। ये हर्बर्ट का क्या है? शिष्य। इसने ये कहा कि आप एक विषय को केंद्र में रखो। अच्छा, पूरी मतलब क्लास में विषय एक ही लगाओ, एक ही विषय को केंद्र में रखे अन्य विषय पढ़ाओ। वाह यार, केंद्रीकरण का मतलब केंद्र में एक ही विषय रखना है। जिलर बोलता है कि केंद्र में एक विषय रखो, केंद्र में एक विषय रख के अन्य विषयों को पढ़ाओ, रखकर अन्य विषयों को पढ़ाओ। अच्छा, कौन सा रखना है जिलर जी? फिर देखो के बोल रहे जिलर जी, थोड़ा सा कम कर दो। देखो जिलर के बोल रहे, जिलर कह रहे हो कि केंद्र में मेन विषय इतिहास रख लियो। इतिहास आयो कभी इस व्यक्ति ने सिंधु नदी पार की, सिंधु नदी में घुस जाओ, सिंधु नदी की बात बताने लाए जाओ। ज्योग्राफी का कई मास्टर को नहीं जगह सब्जेक्ट फेवरेट यानी बात आता ही अरबी में घुस जाएगा तो भी आई सिंधु ने, फिर बात हिमालय आई तो हिमालय में घुस जाओ। यानी जिलर क्या कहता है कि मुख्य विषय क्या रखो? मुख्य विषय इतिहास रखो। जबकि पारकर कहना ना विज्ञान रख लियो, क्या मेन विषय विज्ञान रख लियो और विज्ञान और पढ़ा दो। कभी जल का सूत्र H2O है, फिर जल पर आ जाओ, जल कितो है, भूमि पर कितना % जल है, यहां करके और विषय घुस जाओ। अच्छा, नंबर तीन है डी गर्मी। डी गर्मी का नाना अर्थशास्त्र में बड़ी गर्मी है, तो मुख्य विषय के राख लो अर्थशास्त्र। जचना इसकी क्या समस्या है, इसकी दोष क्या है, वो भी तो हम समझेंगे। अभी तो सिर्फ आपको बताया है, तो रटना पड़ेगा भाई साहब इन चीजों को। आपको हो सकता है आपने इन शिक्षण वीडियो कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता। सहसंबंध का सिद्धांत हर्बर्ट का, लेकिन जिलर का क्या है? जिलर का कौन सा सिद्धांत है? केंद्रीकरण का सिद्धांत है जिलर का। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है फ्रोबेल। यानी फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा, ये इसका सर्वप्रथम विचार। यानी जीवन केंद्रित मतलब भाषण खेल खेल में सिखा दो। और की याद कौन रखनो कि जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? फ्रोबेल ने। अब कैसे सूत्र बनाओ वो आपकी मर्जी, कैसे तैयार करते हो, लेकिन ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है लास्ट फ्रोबेल का जीवन, लास्ट तो नहीं है, अमेरिका डीवी, पूरा नाम तो क्या पता है, डीवी बोल दो। डीवी कहां का है? अमेरिका का। डीवी का सामंजस्यीकरण सिद्धांत यह कहता है कि सामाजिक जीवन को आधार बनाओ, विद्यालय के अंदर ऐसी सामाजिक क्रियाएं करो जिसे बच्चा सीख जाए। यानी डीवी का कहना है कि सामाजिकता को केंद्र, शिक्षा का केंद्र किसको बनाओ? शिक्षा का केंद्र जो है वो बनाओ आप सामाजिक जीवन, और स्कूल में ऐसी क्रियाएं करो जो शिक्षाप्रद हो। तो सामाजिकरण का सिद्धांत किसका है? डीवी का। ऐसे ही पूछेगा वो आपसे। ये नाम जो 4-5 है इनको रट्टा लगा लेना भैया आप। फिर बात कौन सी घूमता गांधी जी का बोल, गांधी जी थे भी तो की बोलो। तो गांधी जी कौन सा सिद्धांत दिया? गांधी जी का समवाय सिद्धांत। गांधी जी ने एक बेसिक शिक्षा पद्धति का जन्म दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेसिक पद्धति के प्रदाता।
बेसिक पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। बुनियादी शिक्षा 1937, बुनियादी शिक्षा एक तरीके गांधी जी की देरी है, यानी समवाय शिक्षा गांधी बेसिक आधार क्या बनाए, और बेसिक शिक्षा का आधार क्या बताया इन्होंने? बेसिक शिक्षा का आधार बताया भारतीय दर्शन, आधार बताया इन्होंने भारतीय दर्शन। दोबारा आओ, चीज थोड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये समवाय पद्धति। समवाय विधि यानी आपको ज्ञान देना है किसका? ग्रामर का, साथ में दे दो। समवाय का मतलब साथ में दे दो। अब इसके दोष क्या हो सकते हैं? जैसे साथ में ज्ञान दें तो एक बात तो संधि क्या होगी, फिर शब्द निड्र आ गया, नी उपसर्ग की बात आ जाएगी, फिर कोई और शब्द आ गया, सत्य आ गया, कहा सत्य को विलोम है, सत्य हो गया, यहां थोड़ी होगी रहे। एक ही पाठ में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय लोकोक्ति मुहावरा सो क्या ज्ञान देते हो आगे, तो ये तो ज्ञान क्रमबद्ध नहीं हुआ। अब जैसे हम पढ़ाते हैं कि मेवाड़ का इतिहास, तो उस 5 दिन 7 दिन मेवाड़ का इतिहास चलता है। अब मैं 2 बात तो मेवाड़ के इतिहास की बता दूं, 2 मारवाड़ की बता दूं, 2 चौहाना की बता दूं, पल्ले पड़ जाओगे। यानी इसमें प्राप्त ज्ञान क्रमबद्ध नहीं हो सकता। नंबर 2 बात, क्या ग्रामर पूरे का नॉलेज हो जाएगा? क्या 22 के 22 उपसर्ग आ जाएंगे इसके अंदर? नहीं आएंगे। यानी ज्ञान भी पूर्णतः नहीं दिया जा सकता, ना तो ये ज्ञान क्रमबद्ध हो सकता है, ना ही ज्ञान पूर्णतः हो सकता है। ये एक तरीके की कमियां हैं इस शिक्षण विधियों की। आपको ये नाम रखना है, हर्बर्ट का संप्रत्यात्मक सिद्धांत, हर्बर्ट का सहसंबंध सिद्धांत, जिल्लर का केंद्रीयकरण सिद्धांत, और फ्रोबेल का जीवन केंद्रित, और डीवी का सामंजस्यकरण सिद्धांत, और बेसिक शिक्षा किसने दी थी? गांधी जी ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो शिक्षण विधि है उसका नाम देखिए। नेक्स्ट शिक्षण विधि है भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। अब नाम से ही पता चल रहा है भाई इसका, तो इसका मतलब है भाषा के सीखने में यंत्रों का प्रयोग, डिजिटल शिक्षा, यानी इसमें डिजिटल शिक्षा काम में ली जाएगी। अब आज तो डिजिटल शिक्षा सब जगह हो गई है, लेकिन उस समय डिजिटल शिक्षा एक बड़ी बात हुआ करती थी। यानी इस विधि को एक तरीके से अनुकरण विधि का, अनुकरण विधि का दूसरा रूप कह सकते हो। अध्यापक की जगह इसमें डिजिटल क्रांति होगी, यानी अध्यापक की जगह सीतावाद्यों का प्रयोग किया जाएगा इसमें। अब बात आती है कि ये किसके लिए उपयोगी? भी डिजिटल में कुछ चित्र वगैरह दिखाई दे तो किसको अच्छे लगते हैं? छोटे बच्चे। तो ये जो शिक्षण विधि है वो विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। छोटे बच्चे इसमें प्ले से सीख जाएंगे, खेल खेल में ही सीख जाएंगे। देखो क्या क्या चाहिए। अब गुरुजी उपकरण कौन सा चाहिए उसके कोई ईटर को देखो, मुख्य रूप से 4 प्रकार का उपकरण चाहिए इनके अंदर। कौन सा? एक तो चाहिए ग्रामोफोन, ग्रामोफोन मशीन, ठीक है गुरुजी, या फिर आप कह इसका टेप रिकॉर्डर, ठीक है गुरुजी। नंबर 2 रचना रिकॉर्ड, यानी गुरुजी के मतलब यानी कैसेट, ठीक है। चित्र भी तो चाहिएगा, यानी चित्र, और के पढ़ाना चाह रहे हो भाई सहायक पुस्तक भी तो चाहिएगी, यानी और क्या चाहिए इसमें? सहायक पुस्तक। वैसे देखें तो दूसरी भाषा सिखाने में ये थोड़ी उपयोगी हो जाती है। जैसे इन चीजों को दिखाते हुए, जैसे मान लो कबूतर दिखाया या मोर दिखाया, फिर पिकॉक बोला, तो दूसरी भाषा सिखाने में भी एक तरीके से उपयोगी है। बाकी इस विधि एकदम छोटी सी विधि है और कोई विशेष बात इसकी है नहीं, इतनी ही बातें हैं। इतनी आपने पढ़ी है, कहीं ना कहीं से वो बात अलग है कि लंबा खींच दे। नेक्स्ट विधि थोड़ी सी अच्छी विधि है और एक इंपॉर्टेंट विधि है, और इस विधि का नाम है साहचर्य विधि। कैसे याद करेंगे? वैसे तो साहचर्य का अर्थ तो होता है समीपता, लेकिन समीपता कैसे याद करें? देखो, साहचर्य शब्द जो बना है वो सहचर से बना है, यह प्रत्यय जुड़ गए इसमें। सहचर का अर्थ होता है साथ साथ चलना, सह मन साथ चर मन चलना, साथ साथ चलते हुए सीखेंगे। यानी आड़ू भाषा में मैं सीधा सिखाऊं तो यह विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी थी। जैसे 2 से 7 साल के बीच के बच्चों को मान लो, 1.5 से 6.5 कहे तो जो भी है, तो इन बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे बहुत सारे सीधे आड़ू भाषा में पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको इसके तरीके बताऊं। जैसे मान लो एक चित्र ले लिया, किसका चित्र ले लेते हैं? कबूतर का ले लिया, ठीक है, और
एक ये तो अलग से चित्र है, और एक दूसरा बॉक्स यानी एक दूसरा कार्ड में कै लिख दिया, ठीक है। फिर चित्र बनायो बांदरो, बांदरा यानी बंदर, और एक दूसरे चित्र में बै ले लियो, बंदर को चित्र और बै। बात समझ में आई? यानी बहुत सारे चित्र इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और चित्रों के सारे जैसे 20 चित्र हैं, 20 चित्र अलग अलग बना लिए, अलग अलग बना के और उन 20 चित्रों के नाम लिख लिए। फिर बच्चे ने कह दियो कि तू ढूंढ। बच्चों सहजचर यानी चाल तो मोरिए गागा आगे बम ढूंढेगो, मैं और मैं तो सीख जाएगो, मैं भी सीख जाएगा, यानी भाषा को वो सीख जाएगा। ये विधि होती है कौन सी? सहजचर। याद ऐसे ही रखना कि साथ साथ चाल तो बच्चों देख तो जागो, मोरियो आ गयो तो मैं काट ले, कबूतर आ गयो क्या काट लो। अब इसकी हम भाषा के हिसाब से व्याख्या करते हैं। देखिए कौन सी विधि चल रही है? सहचर्य विधि। सबसे पहले जो एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि इसका विकास किसने किया? यूरोप की एक महिला, इटली की एक महिला थी मारिया मोंटेसरी, यानी ये ज्यादा यूरोप में चलती है क्योंकि इटली वहीं आता है। इटली की एक महिला थी मारिया मोंटेसरी, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। लगभग इसका विकास जो हुआ था 1870 में। साहचर्य विधि मारिया मोंटेसरी, साहचर्य विधि मारिया मोंटेसरी, साहचर्य विधि मारिया मोंटेसरी। इस विधि में कई चित्र होते, सर्वाधिक कहां चलती है? यूरोप में। इसमें कई चित्र होंगे, प्लस खेलने की वस्तु भी हो सकती है, कमरे में एकत्रित कर ली जाती है। अब मैं भाषा के हिसाब से सिखा रहा हूं, आड़ू तरीका मैंने आपको बता दिया। एकत्रित कर लिए जाती है। फिर कार्ड पे नाम लिख लिए जाते हैं, इन सब के कार्ड पर इन सब के नाम लिखते हैं। बालक चित्र देखता है, नाम ढूंढता है, कबूतर नाम ढूंढता है, दिल नाम ढूंढता है, मोरियो नाम ढूंढता है, ऋषि नाम ढूंढता है। यानी बच्चा कार्ड में चित्र देख के नाम को ढूंढेगा। ऐसे अभ्यास करते करते बालक अनेक शब्द और अनेक वर्णों को सीख जाएगा। बच्चों के लिए बड़ी रुचिकर है, बड़ा प्यारी लगती है ये विधि, बच्चे बड़े एक्साइटमेंट होते हैं। यानी स्कूल जाने से पहले भी सिखा सकते हो इसमें। यानी इसमें बच्चा कैसे सीख जाएगा? बच्चा देखते ही सीख जाएगा। देखते देखते बच्चा कार्ड देखेगा, ढूंढेगा, इससे बच्चा शब्द प्लस वर्णों को सीख जाएगा। अब इसकी समस्याएं बहुत है। क्या सारी चीज के चित्र इकट्ठा कर सकते हो? ना गुरुजी सगली चीज आगे कोई चित्र ला देख रहे, बिल्कुल कौन लाते हैं। यानी इसके अंदर हम सभी संज्ञाओं का बच्चे को ज्ञान नहीं करवा सकते, कुछ संज्ञाओं का ही करवा सकते। यानी एक प्रकार का दोष है कि सभी संज्ञाओं का ज्ञान नहीं करा सकते, सभी संज्ञाओं का ज्ञान नहीं हो सकता। ओनली फॉर छोटे बच्चों के लिए उपयोग, थाने कहते हैं थारे लिए उपयोगी थोड़ी है। तो वही बात है, ये किसके लिए बच्चों? छोटे बच्चों, प्यारे बच्चे, नन्हे बच्चों के लिए उपयोगी है। यानी ये विधि किसके लिए उपयोगी? छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। इसे देखो कहो विधि कह सकते हैं, शब्द शिक्षण विधि भी कह सकते हैं, लेकिन आप नाम क्या याद रखना? आप साहचर्य विधि भी याद रखना। लगभग 3 से 7 वर्ष छोटे बच्चों के लिए एक प्रकार की उपयोगी। क्या समझ लेनी है? साहचर्य विधि मारिया मोंटेसरी। साथ साथ चलते हुए सीखना है। चलते हुए सीखने का मतलब कुछ चित्र ले लिए और उन चित्रों के नाम का अलग कार्ड ले लिए। 20 चित्र मान लो कमरे में लगा दिए, 20 बच्चे को कार्ड दे दिए। बच्चा चित्र के सामने सहज चरते में जाएगा, देखेगा, ढूंढ लेगा, ऐसे कुछ शब्दों को सीख जाए। कबूतर नाम है तो कबूतर शब्द को सीख जाएगा, और या कै को सीख जाएगा। ये लो जी, सभी संज्ञाओं का हम ज्ञान नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। भाई तुम खुद जानकार हो, इतने तो बीएड कर ली। चलो ये है कौन सी विधि है? साहचर्य विधि। ठीक है, नेक्स्ट जो कि सबसे विवादित, सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे प्राचीन विधि है, और उस विधि का लेकिन मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। इस विधि का नाम है ज्यादा लेक्चर ना छांटे, यानी इस विधि का नाम है व्याख्यान विधि। ये विधि कोई आज की नहीं है। प्राचीन समय में गुरुकुल में गुरु जब पढ़ाते थे तो भी इसी विधि का प्रयोग करते थे। प्राचीन गुरुकुल परंपरा से चली आ रही विधि है भाषण देना विधि, क्योंकि भाषण जब से हम चले तब से चल रहे हैं। तो ये एक प्रकार की व्याख्यान विधि है। ये बहुत प्राचीन विधि है, बिल्कुल प्राचीन विधि है। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तो उस समय भी उन्होंने व्याख्या ही तो की है। भी भगवान कृष्ण लगे हैं गीता का ज्ञान देने में अर्जुन को, तो वो भी तो व्याख्या ही कर रहे हैं, वो भी तो वहां पर भाषण ही दे रहे हैं अर्जुन को।
तो ये विधि तो बहुत प्राचीन विधि हमेशा से चली आ रही है। वो तो चलो ठीक है, अर्जुन एक्टिव था, मान लो एक्टिव नहीं। अब आप समझो व्याख्यान विधि के गुण दोष आपके खुद के समझ में आएंगे। देखो वर्तमान में सबसे ज्यादा आलोचना होती है इस विधि की और सबसे ज्यादा प्रयोग होती है, हर कोई प्रयोग करता है इस विधि को। अब मान लो दैट सपोज व्याख्यान विधि में आप उस टीचर के साथ व्याख्यान मत करो जो आपका फेवरेट टीचर हो, जिसे पढ़ के आपके आनंद हो। आप कल्पना करो कि ऐसा टीचर जो व्याख्या देने आया है और एकदम बोरिंग मास्टर है, वो भाषण दे रहे हैं एकदम बोरिंग है, बस बठू थार व्याख्यान विधि का गुण और दोष है सामा जाएगा थारे। देखो क्या क्या इसके गुण है, क्या क्या भाषण देना, व्याख्यान का मतलब क्या भाषण देना। यानी देखो ये जो विधि है एक प्रकार की केवल सर्जनात्मक विधि है। देखो समझो इस चीज को, इसमें हमेशा केंद्र बिंदु टीचर ही रहेगा। टीचर आयो आपका भाषण चालू कर दिया, बिन बेरो कोनी के गैल ने टाबर है वो जर्दो बना लाग रहा है, बन कोई मतलब कोनी है। गैल ने कोई सूत्यो है तो सूत्यो है, गैल ने कोई यहाँ आगे हाथ करिए बात लाग रहे। टीचर को मतलब है लेक्चर छांटनो, यानी सिर्फ भाषण दे कोई अंदर। यानी ये विधि में सिर्फ टीचर एक्टिव रहा, क्योंकि उसे बोलना पड़ेगा। छात्र केंद्रित विधि नहीं है, इसके अंदर टीचर को एक्टिव रहना पड़ेगा, छात्र क्या ही रहे इसके। तो ये विधि क्या है, एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक क्यों है, बच्चे एक्टिव ही नहीं है, बच्चे को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है बड़ी देर बकतो क्यों वही है, लास्ट गैल में बैठे हैं तो कोई मतलब ही कोई नहीं है, वापस आप ही कहानी चला रखी है, बीच में मोबाइल चला रखे है। तो ये विधि एक प्रकार की क्या है, ये जो विधि मानी जाती है व्याख्यान विधि, वो एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है, श्रोता बने रहा। हाँ ठीक है चारण दे चारण दे, यानी श्रोता छात्र हमेशा इसमें निष्क्रिय श्रोता, सक्रिय नहीं निष्क्रिय श्रोता। मैंने बताया ना, आप ऐसे टीचर की कल्पना करो जो पढ़ाने में बोरिंग और व्याख्या दे रहे हो, तो ये क्या छात्र क्या रहेगा, निष्क्रिय श्रोता रहेगा इसके अंदर। टीचर आए, टीचर ने चीज कोई मतलब को नहीं कि बच्चे की के रुचि है, बच्चों के पढ़ना चाह रहे हैं, आ बात बच्चों पढ़ना चाह रहे कौन चाह रहे, कोई मतलब को नहीं, वो तो आयो आपका भाषण छांटा। क्यों, क्योंकि ये व्याख्यान विधि है। तो इस विधि में हम क्या कहेंगे, इसमें बच्चे की रुचि का ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की रुचि का ध्यान, उसकी प्रवृत्ति से कोई मतलब नहीं, उसकी योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अब एक बात बताओ, मन न ले जाए कोई कहते 5वीं क्लास में पढ़ाना है तो भाई जी टाबर गाड़ काटे, गाड़ तो नहीं काटे लेकिन कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि मैं व्याख्या देता हूं। व्याख्या देना सिर्फ उच्च कक्षा के बच्चों के लिए संभव है। जैसे हम आप देखना, मैं कभी रीट फर्स्ट एड में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, तो वहां बिल्कुल डायलॉगबाजी नहीं करता हूं, कभी नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो बच्चे व्याख्यान से पढ़ सकते हैं। लेकिन पुलिस और बच्चा में डायलॉगबाजी करनी पड़े, क्यों, क्योंकि उन अगर व्याख्या सीधी व्याख्या चालू करते हैं तो सो जाएगा। तो ये विधि जो है वो छोटे बालकों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। उच्च कक्षा के अगर हम फर्स्ट ग्रेड को पढ़ाएं तो 8 घंटे कंटिन्यू व्याख्या दे सकते हैं, वो आराम से पढ़ ले। पुलिस वाले 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे अगर सीधी व्याख्या देर बीच डायलॉगबाजी अगर नहीं करे, मिर्च मसालो नहीं लगे। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये उपयोगी नहीं है। ये विधि जो है वो हमेशा किन के लिए उपयोगी है, ये उच्च कक्षा में उपयोगी है। अब क्या व्याख्या सभी विषयों में दी जा सकती है, दीजिए। साइंस में क्या व्याख्या दे, साइंस में क्या व्याख्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते। साइंस में बहुत सी चीजें करके मान के समझानी पड़ती है। चलो हिस्ट्री में दे सकते हैं व्याख्या, लेकिन सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है व्याख्यान विधि, इसका भी ध्यान रखना। यानी व्याख्यान जो है वो सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे विज्ञान, जैसे फायदा क्या होता है इससे, जैसे हिस्ट्री आपको बहुत बड़ी लगती होगी, राजस्थान हिस्ट्री, और मुझे व्याख्या करने को बोलते तो मैं 24 घंटे में पूरी राजस्थान की हिस्ट्री गा सकता हूं। यानी इसका सबसे अच्छा गुण ये है कि बहुत बड़े सिलेबस को कम समय में पूरा कर सकते हैं। बोलना ही तो है, बकना चालू कर दे। यानी इसका ये एक तरीके का अच्छा गुण है कि ये संक्षिप्त कर देती है किसी चीज को, सिलेबस को जल्दी पूर्ण कर देती है। सरल विधि भी कह सकते हैं हम संक्षिप्त, यानी कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ाया जा सकता है। जैसे एग्जाम नजदीक और 3 दिन के लिए क्लास लगाए तो फिर व्याख्यान ही चलेगा, वहां पर डिटेल से थोड़ी होगा, तो चित्र दिखाओ और ये वो है। तो कम समय में ज्यादा सिलेबस पूर्ण कर सकते हैं, यानी कम समय में ज्यादा पढ़ाया जा सकता है। अब देखो इनका दोष क्या है,
अवगुण के। क्यों? क्योंकि हर विधि के गुण दोष जरूर होंगे। अब इस विधि के आप दोष देखो क्या क्या है। पहला दोष, छात्र निष्क्रिय, बिल्कुल निष्क्रिय, कोई की काम लाग रही है, कोई की नए। छात्र को नया सीखने को कुछ नहीं मिलता इसके अंदर। ठीक है, टीचर को जो आ रहा है टीचर बोल रहा है, यानी छात्र को नया सीखने को नहीं मिलता। छात्र को नया सीखने को नहीं मिलता, नया सीखने का अवसर नहीं मिलता। ना ही छात्र किसी प्रकार की खोज वगैरह का अवसर मिलता है इसके अंदर, यानी छात्र को कुछ खोज वगैरह का अवसर भी नहीं मिलता। गणित और विज्ञान में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, गणित प्लस विज्ञान में उपयोगी नहीं है। यह है एक तरीका लेक्चर का गुण और दोष। लेक्चर जो है वो बहुत प्राचीन और हमेशा चलेगा, लेक्चर विधि हमेशा चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी कभी। मनोवैज्ञानिक विधि है फिर भी चलती रहेगी, यानी भाषण देना अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्योंकि ध्यान रहे, बच्चा सो गया तो सो गया, बच्चा कोई और काम लगा इसमें, और बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर सकता। जैसे कोचिंग में पढ़ाते 500 बच्चे पढ़ा के चले जाते हैं, 500 में से एक भी बच्चा ये नहीं पूछता कि गुरुजी वो क्या हो, क्यों? क्योंकि उसका तार्किक विकास नहीं हो पाता व्याख्यान विधि के अंदर। इस वजह से एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है। समझ गए लेक्चर विधि? चलो तो फिर नेक्स्ट विधि। वाह गुरुजी ये तो बहुत सोरी है, सोरी घनी है रहे थे तो पढ़ो ही को नहीं बेटेगा बापो। चलो चलो अध्यापकों नेक्स्ट चलते हैं। प्रदर्शन विधि कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। किसी भी घटना का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन क्यों करी जाओ? प्रदर्शन भाई जी कोई ना कोई तकनीक क्यों करी जाओ, सीधी सी बात है, प्रदर्शन यहां थोड़ी कर देगो। तो ये जो है प्रदर्शन विधि क्या है? किसी भी घटना का दृश्य रूप प्रस्तुत करना। मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि हो सकता है कोई नोट्स अगर बना रहा हो तो उसके काम आए। यानी दृश्य रूप से प्रस्तुत करना, यानी तकनीकी भाषा। यह विधि हमें दिखाएगी किसी चीज को। पहले हमने किसी चीज को दिखाया, हिमालय दिखाया, दिखाया तो क्या हो गया? हमारे सामने है, वो मूर्त है। अब हिमालय की हम गहराइयों के अंदर जाएंगे, वो चीज तो नहीं दिखाई पाएंगे। तो ये विधि क्या है? ये मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पे काम करती है, अमूर्त शिक्षण सूत्र पे काम करती है। इसमें शिक्षक क्या करता है? इसमें शिक्षक जो करता है वो प्रदर्शन का कार्य करता है, यानी टीचर क्या करेगा? शिक्षक इसमें क्या करेगा? प्रदर्शन करता है। विभिन्न पक्षों की व्याख्या करता है। जैसे कोई चित्र है, उस चित्र की व्याख्या कौन करेगा? टीचर ही करेगा। यानी विभिन्न पक्षों की टीचर क्या करता है? विभिन्न पक्षों की व्याख्या करता है। अब छात्र इसमें एक्टिव रहता है, और अब बहुत एक्टिव रहता है। चित्र दिखाए बाद में तो बस टाबर ध्यान लीजिए, तो बहुत सारे जो है आजकल चित्र के रूप में पढ़ाते हैं टीचर, तो इसमें छात्र जो है वो सक्रिय रहता है। टीचर तो रहता ही रहता है, यानी इसके अंदर छात्र भी क्या रहता है? छात्र भी सक्रिय रहता है। तो यानी इसमें टीचर भी सक्रिय, छात्र भी सक्रिय, तो द्विपक्षीय होगा, एक पक्षीय तो नहीं रहा। दोनों ओर से मोहब्बत हो रही है, बच्चा भी मोहब्बत कर रहा है, टीचर भी कर रहा है। जबकि व्याख्यान विधि सिर्फ एक पक्षीय मोहब्बत थी, ये द्विपक्षीय। यानी इससे मैं क्या कहूं? इसे मैं कह सकता हूं एक प्रकार से क्या है, ये जो पाठ है क्या हो जाता है? पाठ हो जाता है द्विपक्षीय। अब देखो और क्या क्या होता है इसके अंदर। इस विधि में छात्र के निरीक्षण व तर्क शक्ति का विकास होता है, व्याख्यान विधि में नहीं होता है। मैं कोई इनका कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन व्याख्यान विधि में बच्चा कुछ बोलता ही नहीं, मास्टर आगे भाषण छाटिए, लेकिन इसमें तर्क वितर्क के, क्योंकि बच्चा पूछ भी सकता है, चित्र को देखता है, कुछ चीजें समझता भी है। यानी छात्र के निरीक्षण व तर्क शक्ति विकास होता है। लेकिन वैसे देखें तो यह विधि भी क्या है? एक प्रकार की शिक्षक केंद्रित है। क्यों? क्योंकि छात्र करता कुछ नहीं है, एक्टिव जरूर रहता है। जैसे कैसे सिखाएंगे? जैसे इसके अंदर टीचर बहुत सारे चित्र बना के ले आता है, प्रदर्शन करता है, उसको कैसे करता है? जैसे मान लो साइंस में बहुत उपयोगी है ये विधि, साइंस में ज्यादा काम में आती है ये विधि। इसमें जैसे पोटेशियम प्रेग्नेट से ऑक्सीजन बनानी है, तो वो प्रदर्शन करते हुए उसका सारा चित्र वगैरह दिखाएगा। तो ये विधि जो है वो एक प्रकार से साइंस में भी अच्छी उपयोगी विधि है। अब इसके कुछ गुण दोष देखिए। पहली बात तो ये कि मान लो बड़ी कक्षा है, गर्ल टापर बैठे है, बंग लिए काम ये
क्योंकि गैरडंत की विधि कई को तो बड़ी कक्षा के लिए वैसे देखें तो ये उपयोगी नहीं है। लेकिन फिर भी जहां पे चित्र का प्रदर्शन किया जाए वहां पूर्णतः प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जहां प्रदर्शन हो प्रकाश की व्यवस्था हो, पूर्णतः पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो। अब इसके अंदर हम जोखिम भरे प्रदर्शन भी कर सका, परमाणु बम बनानो भी प्रदर्शन के माध्यम से सिखा सका, तो जोखिम भरा भी कर सका, यानी क्या लिखूं, जोखिम भरे प्रदर्शन कर सकते हैं। विशेष रूप से बड़ी नहीं छोटी कक्षा के लिए उपयोगी, बड़ी कक्षा में इतना नहीं, यानी ये किसके लिए उपयोगी है, छोटी कक्षा। लेकिन प्रदर्शन तो भाई टीचर ही कर रहा है, छात्र को मौका मिला क्या ना गुरुजी, छात्र ने क्या बोल बैठे हैं देख वो बिल्कुल, इसमें छात्र को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता, यानी क्या लिखूं मैं, छात्र स्वयं प्रयोग मौका नहीं, स्वयं को प्रयोग का मौका नहीं। और बड़ी कक्षा हो तो ये समस्या आती है। ये लो देखो टावरों चीज़ें इतनी है मन मेरा होता है दिमाग में कम करवाया है, ये बहुत जो देखा है मैंने ज्योग्राफी वगैरह के मैटर डाल रखे, बड़ा पढ़ लेगा पूरा पढ़ लिया फिर कम कड़ाए हुए, अरे तो मुना इस चीज़ को लंबा खींचने से मज़ा थोड़ी आता है। ऑनलाइन की दुनिया यही है, अध्यापकों ऑनलाइन की दुनिया यही कि आपको कम समय में जितना दिया जा सके लंबा मत दियो, तभी तो मैं इसको लाइव क्यों नहीं कराया, लाइव कराऊं तो एक दिन में एक सेक्शन भी दियो, ताकि कम समय में आपको बहुत कुछ मिल जाए। बाकी आपके इनका नोट्स बना रखिए, आपने बहुत कुछ कोई नई चीज़ मिले तो देख लेना, क्योंकि ये समझने वाली जरूरी है। व्याख्यान विधि के बारे में हो सकता है वो क्या पूछ ले, लेकिन अगर आपने समझ ली व्याख्यान विधि तो उससे संबंधित आप तर्क वितर्क कर सकते हो, गुण दोष स्वयं निकाल सकते हो। तो मेरा उद्देश्य मैंने समझाने का है, बाकी मैटर इतना ही, इन विधियों के बारे में कहीं से भी पढ़ लेना चाहिए। चलो बहुत ईजी है, देखो अध्यापकों और अध्यापिकाओं कई बार के टावरान पढ़ाता था नहीं, टाबर कह दें फिर के टावर और टावरा पिताजी हो तो आ चीज़ां सीरियस कौन लेना ज़्यादा। तो देखो मास्टरों, अब जो नेक्स्ट सेक्शन विधि वो एकदम इजी है, उससे एक बड़ी फिर पढ़ते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है, ये जो नेक्स्ट सेक्शन विधि हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है देखो श्रुत लेखन अभ्यास विधि। देखो नाम से ही पता चल रहा है, श्रुत सुन के, लेखन लिखनो, यानी सुन के लिखना है तो भैया किसकी सुनोगे, गुरुजिया की सुनेगा। गुरुजी आगे खड़े होके बोलेंगे, लेकिन गुरुजी शुद्ध बोलेंगे, क्योंकि शुद्ध बोलेंगे तभी तो लिखेंगे, जब गुरुजी खुद ही शुद्ध नहीं बोल रहे हैं। यानी गुरुजी खुद जो है वो अगर छोटी बड़ी मात्रा जो है संस्कृत को संस्कृत बोला है तो फिर बच्चा भी तो वही लिखेगा। चिलगम ने गुरुजी चिगलम बोला है तो बच्चों भी तो चिगलम ही लिखेगा। यानी श्रुत लेखन होता है गुरुजी बढ़िया शुद्ध बोलेंगे तो बच्चे भी शुद्ध लिखेंगे। यानी इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है, वर्तनी दोष दूर करना। यानी अब बच्चा लिखेगा ना कि वर्तनी, तो टीचर नी पर जोर देगा कि बड़ी मात्रा, बच्चा खुद समझने लग जाएगा, या विराम चिन्ह सबका प्रयोग सिखाया जाता है। यानी वर्तनी दोष दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य, वर्तनी दोष दूर करना। इसमें क्या होता है, अच्छे तरीके से बच्चा सुन के और बढ़िया तरीके से लिखेगा, यानी सही ढंग से, छोटी सी विधिया, सही ढंग से सुनकर शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास होता है, लिखने की क्षमता का विकास करना। यानी इसका मेन उद्देश्य बच्चे की हैंड राइटिंग अशुद्धियां का दूर करना। यानी इसका मेन उद्देश्य हम कहें कि लेखन शक्ति का विकास करना। मेन उद्देश्य है लेखन शक्ति का विकास करना। यानी इसमें टीचर क्या करता है, बोलकर लिखाता है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है बोलकर। विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये विधि सही है, उन बच्चों को भाषा का सही यानी अशुद्धियां दूर करना, और इनके लिए तो नाम से पता चल रहा है और इसकी कोई विशेष बात नहीं है। अब एक बहुत बड़ी विधि आ रही है और एक इंपॉर्टेंट विधि भी है ये, जिस विधि का नाम है क्या, दल शिक्षण। दल शिक्षण इंग्लिश नाम हम बोलें तो टीम टीचिंग। अब दल से आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई ग्रुप है। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अचानक से
अमेरिका को फौजी भेजने पड़े, उस समय उनको सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। तो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसका, यानी इसका सर्वप्रथम अगर बात करें तो 1939 के अंदर वर्ल्ड वार कौन सा चल रहा है, सेकंड से पहले हार्वर्ड, यानी अमेरिका में विकास हुआ था इसका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर मिशिगन और हार्वे द्वारा। लेकिन विशेष रूप से इसका जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1955 के अंदर डेविड वार्डिंग ने प्रयोग किया था। तो इसके जनक वैसे विशेष रूप से यही माने जाते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, अब समझेंगे इसको, दल शिक्षण क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस शिक्षण विधि का प्रयोग हुआ, दल। दल का मतलब एक टीम बनानी है, आड़ू भाषा में सीधी बात करें, एक टीम बनानी है। टीम किसकी, बच्चों की थोड़ी बनानी है, बच्चे तो टीम में ही रहते हैं। टीचरों की बनानी है, टीचर्स की बनानी है। यानी स्कूल में इतिहास के मान लो 2 टीचर है, गुरुजी 2 टीचर हो करेगी इतिहास का, एक ही कौन लाते सरकारी स्कूल। मान ले आपने एक टीचर है, एक टीचर आपने दूसरी स्कूल बुला सकते हैं इस दल शिक्षण के अंदर। यानी इसके अंदर 2 या 3 एक ही सब्जेक्ट के टीचर लेने हैं, ठीक है। उस स्कूल में मिल जाए तो और ही अच्छी बात है, बाहर से भी आप बुला सकते हो। अब वो क्या करेंगे, एक बच्चों की एक क्लास के अंदर वो पढ़ाएंगे। तो सर तीनों के बोर्ड का खड़े होकर पढ़ाओगे ना, हर टीचर में अपनी एक अलग योग्यता होती है। कुछ टीचर को व्याख्या करना बड़ा अच्छा आता है, कुछ टीचर को समस्या समाधान बहुत अच्छा आता है, वो बच्चे की समस्या पर्सनली बच्चे के पास बैठ के समस्या समाधान बड़ा अच्छा कर देते हैं। तो अलग अलग टीचर, कुछ टीचर ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा करवाते हैं, कुछ टीचर व्याख्या अच्छी करवाते हैं। तो भाई हर टीचर अलग होता है, प्रत्येक टीचर भिन्न भिन्न होता है, भले ही एक ही सब्जेक्ट का क्यों ना हो। तो इससे क्या कि सारे गुण एक जगह मिल गए, और वो फिर टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कोई व्याख्या कर रहा है, कोई उनके पास में बैठ के उनको शिक्षण करा, यानी इसमें टीचर्स का ग्रुप बनाया जाता है दल शिक्षण के अंदर। अब देखो श्री गणेश कहां से हुआ, श्री गणेश इसका हुआ अमेरिका के अंदर से। मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षणाधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, क्योंकि एक टीचर के अंदर सारे पढ़ाने के गुण हो जरूरी नहीं है, इसलिए हम ज्यादा ले लेते हैं, 2-3 उधार ले लेते हैं टीचर। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, यानी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनाना, प्रक्रिया प्रभावशाली बनाना। सहकारिता क्या है, जब मिलजुल के काम करें। यानी ये जो दल शिक्षण विधि है ये किस पे आधारित हो गई, ये सहकारिता की भावना पर आधारित है। किसकी, सहकारिता। साथ साथ में नोट्स भी बना लेना, सहकारिता की भावना पर आधारित। अब इस शिक्षण के पहले तो 3 सोपान हो गए, मैं पूरा आपको इसकी व्याख्या सहित पूरा बता रहा हूं, दल शिक्षण इंपॉर्टेंट है इसलिए। पहले तो इसके 3 सोपान होंगे। कौन कौन से सोपान, ये भी यहां से भी प्रश्न पुटअप हो सकता है। देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले कि दल शिक्षण के 3 सोपान हैं, यानी दल शिक्षण के 3 सोपान हैं। 3 सोपान कौन कौन से, देखिए सबसे पहले हम योजना बनाएंगे कि हाँ भाई हम कल इतिहास का दल शिक्षण करेंगे, ये टीचर है, तो सबसे पहला काम होगा योजना निर्माण या प्रकरण चयन भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। फिर भी टीचरों को बुलाओ, बढ़िया व्यवस्था करो उनकी। तो दूसरा सोपान इसका क्या है, व्यवस्था, या जिसे बोल सकते हैं हम क्रियान्वयन। ये कौन सा, ये सोपान पूछे जा सकते हैं भाई। ये हो गया दूसरा, दोनों सोपान हो गई, व्यवस्था हो गई। तो फिर अब हम उन सब का क्या करेंगे, मूल्यांकन भी, क्या कमियां रही, या परीक्षण कह सकते हैं हम इसे, कि भाई क्या कमी रही, क्या कमी नहीं रही, ये चीजें हमें देखनी तो पड़ेगी। कहाँ कौन सा टीचर सही व्याख्या नहीं कर पाया, कौन सी चीज में हमारे कमी रही। तो ये दल शिक्षण के मुख्य 3 सोपान है। सबसे पहले योजना का क्रियान्वयन होगा, फिर उसकी व्यवस्था होगी, फिर मूल्यांकन होगा। सर और भी बातें क्या इसकी, अरे बहुत बातें। अब मान लो दल शिक्षण लगभग कितने समय तक होगा, अगर हम बात करें इसकी कुल अवधि, अगर हम माने तो लगभग मान सकते हैं कि कुल अवधि 3 घंटा। तो फिर इसका क्या प्रारूप होगा, देखो प्रारूप, हम 3 पार्टों में भी दल शिक्षण कर सकते हैं। इसका प्रारूप समझो कि हम दल शिक्षण को 3 पार्टों में भी कर सकते हैं। एक तो हम सीधा कर लेते हैं क्या, आम सत्र, ठीक है। दूसरा हम कर लेते हैं लघु सत्र, ठीक है। और तीसरा हम कर लेते हैं फिर प्रयोगशाला सत्र। प्रयोगशाला सत्र समझो अब इसको, क्या है ये क्या नहीं है। मेन इसमें कौन सा सत्र है पता है, मेन इसके अंदर जो मुख्य है वो है आम सत्र।
यानी ये मुख्य सत्र यही है। ये लगभग कितने मिनट का होता है? ये लगभग 90 मिनट का होता है। इसके अंदर जितने 2 या 3 टीचर किए वो सभी टीचर उपलब्ध होंगे। यानी इसमें कौन भाग लेंगे? सभी टीचर भाग लेंगे, सभी स्टूडेंट भाग लेंगे। क्या? सभी स्टूडेंट और सभी टीचर इसके अंदर। तो सबसे प्रभावशाली है, प्रतिभाशाली बालक सबके लिए ये उपयोगी है। तो इसमें कमियां क्या रह जाती है कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक जैसा हो, सभी बच्चों को एक जगह कर लिया तो ये तो आम सत्र है, ठीक है, लेकिन सभी बच्चों के लिए तो उपयोगी नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं? दूसरा सत्र अपनाते हैं। कौन सा? लघु सत्र। इसके अंदर क्या होता है? लघु सत्र होता है वो होता है 45 मिनट का। इसमें विशेष रूप से वैसे एक टीचर रहता है। स्टूडेंट कितने रहते हैं? स्टूडेंट इसमें ज्यादा नहीं रहते, 10 से 12 रहते हैं। ये क्या जरूरी है? ये विशेष रूप से कमजोर बालकों के लिए है। इसकी समस्या समाधान जो है वो व्यक्तिगत रूप से होती है, जबकि इसमें व्यक्तिगत रूप से विशेष नहीं हो पाती। ये विशेष रूप से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी हो जाती है, लेकिन बच्चे सारे एक जैसे नहीं होते। तो कमजोर बच्चों के लिए फिर एक सत्र और रख लो जिसका नाम दे दो लघु सत्र, और उसमें 45 मिनट एक टीचर, 10 से 12 बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? ये विशेष रूप से कमजोर बालकों के लिए उपयोगी। फिर आता है तीसरा प्रयोगशाला सत्र। ये भी कितने मिनट का होता है? ये भी 45 मिनट का होता है। इसमें विशेष रूप से कितने टीचर रहेंगे? विशेष रूप से 2 टीचर। स्टूडेंट थोड़े से बढ़ा दो, लगभग 25, और ये सभी बालकों के लिए उपयोगी। इसके अंदर विशेष जांच परीक्षण होती है। बात पल्ले पड़ेगी। यानी दल शिक्षण चल रहा है अपना। देखिए विशेष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार के समय प्रयोग ली गई थी इसे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये स्टूडेंट थे, मिशिगन हार्वे, लेकिन बाद में इसका जो सही तरीके से उपयोग होना हुआ टीचिंग में, तो वो तो 55 में डेविड हार्डिंग के समय अमेरिका में हुआ। सबको पता है शिक्षण पर सहकारिता की भावना क्यों ग्रुपिंग आती है। सबसे पहले योजना होती है इसकी तैयार, शिक्षण 3 सोपान होते हैं। 3 ही सोपान है, 3 इसमें शिक्षण विधियां का प्रयोग होता है। ये और देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो आपसे पूछ ले कि दल शिक्षण में कितनी शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। देखो दल शिक्षण में कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग ली जाती हैं? दल शिक्षण में देखिए 3 शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। टीचर व्याख्या करेगा या नहीं करेगा? गुरुजी बिल्कुल व्याख्यान तो करेगा, यानी व्याख्यान विधि इसमें प्रयुक्त हो जाती है। टीचर जाके दूसरा टीचर समस्या का समाधान करेगा, यानी दूसरी विधि कौन सी प्रयोग हो गई इसमें? समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि भी इसमें प्रयोग की जाती है। प्रश्नोत्तर भी हो जाती है, तो तीसरी कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। ये भी इसके अंदर प्रयोग ली जाती है। समझे क्या बात को? पल्ले पड़ीगे मास्टरों। यानी एक ही शिक्षण विधि में 3 शिक्षण विधियां प्रयोग हो गई, फिर अच्छी विधि है ये तो। अब हम इसके कुछ गुण और दोष को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दल शिक्षण के क्या गुण है। देखिए दल शिक्षण के विशेष गुण। बच्चा एक्टिव रहता है कि 3-4 टीचर क्लास में आ गया तो क्या होगी? बाल केंद्रित है, बिल्कुल है। और पूर्णतः क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि जो बाल केंद्रित होगी वो तो मनोवैज्ञानिक है ही। विशेष रूप से ये 6ठी क्लास से ऊपर बच्चों के लिए उपयोगी है, यानी मैं ये कह सकता हूं 6 से उच्च स्तर के लिए उपयोगी, उच्च स्तर में उपयोगी, और प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी है। मानसिक स्तर बालक को किसी हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे कमजोर हो, चाहे प्रत्येक मानसिक स्तर के बच्चे के लिए उपयोगी, यानी प्रत्येक मानसिक स्तर के लिए उपयोगी। एक विशेषता इसकी क्या है? बच्चे का तुरंत समस्या समाधान हो जाता है, मूल्यांकन भी तुरंत हो जाता है। यानी क्या लिखूं इसमें? तत्काल मूल्यांकन हो जाता है, तत्काल मूल्यांकन। और इसमें जो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ ही हो जाए। वाह गुरुजी, तो बहुत ही बढ़िया शिक्षण विधि है। बिल्कुल, यानी क्या लिखूं? शिक्षण विधि का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी उद्देश्य पूर्ति। अब देखो, अब मान लो कि इस शिक्षण विधि के अंदर हमने कोई बाहर से टीचर बुलाए, तो कोई ऐसा वैसा टीचर थोड़ी बुलाए, नामी टीचर को बुलाएंगे। इसका मतलब बच्चों को बढ़िया सब्जेक्ट के टीचरों से पढ़ने का मौका मिला है। यानी हम क्या लिखूं मैं? 6 नंबर लिखो, विषय विशेषज्ञों से पढ़ने का मौका।
विषय काज बे गुरुजी आओगा रे भी स्कूल आ रहा, विषय विशेषज्ञों पढ़ने का मौका। और बच्चे को बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है इसके अंदर, व्यापक ज्ञान मिलता है इसके अंदर। और बच्चा सीखता भी कैसे है, बच्चा इसमें सीखता भी स्वतंत्र रूप से है, यानी क्या लिखूं, स्वतंत्र रूप से सीखता है बच्चा। और समस्या भी तुरंत दूर, यानी समस्या तत्काल दूर, समस्या तत्काल दूर। ये तो है इस विधि के गुण। अरे थोड़ा सा समझते ही शिक्षण विधियां तो बहुत ईजी है मास्टरों। अब हम देखते हैं इस शिक्षण विधि के क्या है, इस शिक्षण विधि के ऊपर क्यों कौन जा रहे हो, कौन जागे। अब हम देखते हैं इस शिक्षण विधि के कुछ दोष। देखिए कौन कौन से दोष है, एक दो दोष तो हर चीज में कि देखो इस शिक्षण विधि के अब दोष थोड़ी सी खर्चीली है, बारू मास्टर वगैरह बुलाना और तो ये विधि क्या हो जाती है, एक प्रकार की खर्चीली विधि है। आयोजन अगर हम इसका कर रहे तो नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर करना पड़ता है, यानी थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। यानी आयोजन भी क्या होता है, नियंत्रित परीक्षा, आयोजन भी क्या होता है, नियंत्रित परिस्थिति में, और यह विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अनुपयोगी है। यानी क्या लिखूं, यानी 6ठी से ऊपर के लिए उपयोगी है, तो प्राथमिक स्तर में अनुपयोगी। ये लो जी, इतनी बड़ी विधि है, फुल डिटेल बता दिया जितनी दल शिक्षण का। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विधि देखिए, भाषा से, देखते जाना बस आप तो, भाषा से शरण विधि। इस विधि को अव्याकृति विधि, अव्याकृत विधि भी कहा जाता है। चीज क्या है, पहले तो जो शब्द दिया गया उसका अर्थ समझो। अव्याकृत विधि मतलब व्याकरण नहीं पढ़ानी है, यहां से तो अर्थ निकल के आ गया, लेकिन पेपर बनाने वाला इस चीज को नहीं पूछेगा, वो तो यही नाम देगा, भाषा पढ़ानी है, से सर्ग, से याद रखो साथ में, यानी भाषा जो पढ़ानी है वो साथ में पढ़ानी है। यानी आप अलग से ग्रामर मत पढ़ाओ। इस विधि को मानने वाले क्या बोलते हैं, इस विधि को भाषा सहस्रक विधि को मानने वाले कहते हैं कि आप अलग से, क्यों, अव्याकरण होगी तो आप दोनों नाम साथ याद रखोगे, भाषा सहस्रक अव्याकरण विधि, भाषा सहस्रक अव्याकरण विधि, भाषा सहस्रक अव्याकरण विधि। यानी कि व्याकरण का आप अलग से ज्ञान मत दो, तो गुरुजी अलग ज्ञान नहीं दे क्या, यानी ये आप कहें कि व्याकरण पढ़ाना ही गलत है। यानी इस विधि को मानने वाले कहते हैं कि व्याकरण पढ़ाना ही दोषपूर्ण है, यानी व्याकरण को पढ़ाना ही दोषपूर्ण है, तो फिर व्याकरण क्या पढ़ा, बोल की कौन कर दो, ठीक है करो बच्चे ने और बढ़िया लेखक की किताब दो जगह के अंदर भाषा को सही प्रयोग में, वह पुस्तक पढ़ने को दो। अच्छा चलो मान ली बात, यानी इस विधि को पढ़ाने वाले क्या बोलते हैं कि बच्चों को अच्छे लेखकों की पुस्तकें दो जिसमें भाषा का सही प्रयोग, यानी अच्छे लेखकों की पुस्तक पढ़ने को दो। इसका मतलब और देखो क्या क्या, अच्छा लेखक बढ़िया जगह भाषा अच्छी है, जो बोलते शुद्ध है, या मैं तो क्या शुद्ध बोला, संस्कृत को संस्कृत बोल दिया, तो मार तो शुद्ध को नहीं उच्चारण, क्यों, क्योंकि मारवाड़ी उसकी बीच है। जो टीचर एकदम शुद्ध बोलता है हिंदी, उस टीचर से बच्चों का वार्तालाप करो, जिसको भाषा का अच्छा ज्ञान हो उससे बच्चे की बातचीत कराओ, ग्रामर अलग से मत पढ़ाओ, या तो अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ाओ या फिर अच्छे व्यक्तियों से उनकी बातें कराओ ताकि वो ग्रामर सीख जाए। अब आप बताओ, हम लोगों को हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या हिंदी की ग्रामर आई हमको, हम सीख तो गए लेकिन ग्रामर के फिर भी नहीं सीख पाए, तो देखिए तो ये विधि ज्यादा सही तो नहीं कह सकते। यानी इसमें क्या करना है, अच्छे लेखो, ये सिद्धांत नियम पृथक रूप से नहीं सिखाना है, व्याकरण का ज्ञान पृथक नहीं देना है, अलग से नहीं देना है। आदमी व्याकरण के बिना भी भाषा का अच्छा प्रयोग सीख सकता है, बिल्कुल ये बात सही है, भाषा सीख सकता है, ग्रामर नहीं। जिसे इंग्लिश स्पोकन आती है उसे जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर आए, वो स्पोकन सीख सकता है। मुझे हिंदी आती है, आपके दादाजी को भी हिंदी आती है, लेकिन उन्हें हिंदी ग्रामर नहीं आती है। आप कह दो इस संधि की कितने भेद है, उनको नहीं पता, लेकिन हिंदी फिर भी आती है, लेकिन ग्रामर तो नहीं सीख पाए वो, भाषा तो फिर भी सीख जाता है। देखिए यानी क्या करना है इसमें करना है व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग, भाषा का
शुद्ध प्रयोग सिखाना, प्रयोग सिखाना, समझ गया? ठीक है गुरु जी। ज्ञानी लोगियों, ज्ञानी जकावे जकाऊ बातचीत करानी, यानी भाषा के ज्ञानियों से, लिखो तो लिख लो, भाषा के ज्ञानियों से बात कराना, बातचीत करवाना। इसका मेन उद्देश्य होता है भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाना, ना कि व्याकरण सिखाना। उद्देश्य ही नहीं व्याकरण सिखाना। उद्देश्य, एक बात चीज, मान लो आपको अमेरिका जॉब करना है, क्या आपको ग्रामर आनी जरूरी है? नहीं, ग्रामर आनी कोई जरूरी नहीं, आपको बस इंग्लिश आनी चाहिए। आपको भारत में जैसे राजस्थान में आपको आना है तो मारवाड़ी आनी जरूरी है, ना कि मारवाड़ी कठू निकली है, ग्रामर की लैंग्वेज की आ जरूरी को नहीं। यानी इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो मेन उद्देश्य होता है भाषा का शुद्ध प्रयोग करवाना, भाषा का शुद्ध प्रयोग, ना कि ग्रामर सिखाना। अब इसके गुण क्या है? ये प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी है। पहला गुण इसका अच्छा है कि ये प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी है, कक्षाओं में उपयोगी, यानी हम अभ्यास द्वारा भाषा को सिखा सकते हैं। ये है भाषा सहस्रंग विधि, एकदम इजी है। देखो टावर थानिया लाग तो 2 मिनट में कंप्लीट कर दी, इतनी है थे, खुद मिला ले थाने जगह गुरुजी कराए भी नई बात की मिली है। बातें इतनी है, इसको बार बार बोलेंगे, बार बार करेंगे तो लंबा खींचे, चीज इतनी है। फैक्ट में सारे के सारे निकाल के दे देता हूँ, दूध में से आपको मलाई दे रहा हूँ पूरी की पूरी। इनको 2-3 बार पढ़ लेना, शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाएगी। देखो जल्दी कर रहा मैं तो, व्याकरण अनुवाद विधि, इस विधि का भारत में प्रयोग जो हुआ था वो भंडारकर ने करने की वजह से भंडारकर विधि भी कहते हैं। सर्वाधिक प्रयोग संस्कृत पढ़ाने के लिए हुआ, यानी शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। यानी भारत में इसे संस्कृत पढ़ाने में ज्यादा प्रयोग हुआ था। ये बहुत प्राचीन विधि है। इसमें विशेष बल तो वैसे व्याकरण पे दिया जाता है, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, द्विभाषी विधि, तीनों ही थोड़ी सी एक दूसरे से मिलती जुलती है। यानी इसमें नाम जो आ रहा है पहले व्याकरण, तो प्राचीन विधि मानी जाती है। यानी हम इसे कह सकते हैं परंपरागत और शास्त्रीय विधि। द्वितीय भाषा समझ गए हमारी, जैसे आप अगर आपकी प्रथम भाषा हिंदी है तो द्वितीय भाषा जैसे इंग्लिश है, संस्कृत, तृतीय भाषा, तो वो जो भाषा है वो द्वितीय भाषा में आ गई। यानी इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो किस में होता है? सर्वाधिक प्रयोग जो है कौन सी भाषा पढ़ाने में? द्वितीय भाषा। कैसे? जैसे पुरानी भाषा कोई हो, ग्रीक हो, संस्कृत हो, या फिर कोई और जैसे कोई भी दूसरी भाषा हो, ग्रीक है, अरबी है, संस्कृत, इसी विधि से होता था। वैसे तो अन्य भाषा के व्याकरण की तुलना मातृभाषा से की जाती है। जैसे नाउन है, संज्ञा, हमारी संज्ञा के साथ तुलना करके, यानी विशेष बल किस पे दिया जाएगा? विशेष बल व्याकरण पे दिया जाएगा। व्याकरण शिक्षण में इसमें उपयोगी है। मुख्य उद्देश्य भाषा शिक्षण कौशल में दक्षता प्रदान करना। और क्या? और है अन्य भाषा की व्याकरण की तुलना, अन्य भाषा व्याकरण की तुलना किससे होती है? मातृभाषा के व्याकरण से करते हैं और शुद्ध भाषा सिखाते हैं। पहले क्या करना है? जैसे आपको इंग्लिश पढ़ानी हो तो सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या पढ़ा है? टेंस, ग्रामर, ऐसा ही किया होगा। आपको संस्कृत सिखाने के लिए गुरुजी सबसे पहले क्या पाठ शुरू कर दिया? नहीं, सबसे पहले उन्होंने संस्कृत के ग्रामर का आपको ज्ञान दिया। बस वही बात है। यानी इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नाम ही व्याकरण विधि है, तो द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। बोलने की अपेक्षा लिखने पढ़ने पर बोले तो थान ग्रामर पढ़ाओ नहीं, बोलना रो काम को नहीं है। लिखो संधि, लिखो समास, लिखो उपसर्ग, लिखो प्रत्यय। यानी बात आपके समझ में आई क्या? व्याकरण अनुवाद विधि, सबसे पहले आपको ग्रामर का ज्ञान देना है। व्याकरण शब्द पहले आया है, ये संस्कृत के लिए प्रयोग होती थी। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि संस्कृत पर बढ़ाने से पहले प्रयोग करते थे, इसलिए इसे शास्त्रीय विधि, परंपरागत विधि भी कहा जाता है। द्वितीय भाषा के लिए उपयोगी है। और दोनों हमारी भाषा, हमारी ग्रामर, हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर का कंपेयर कर दिया जाता है। हमारी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का इसके अंदर कंपेयर कर दिया जाता है।
अब इस विधि के कुछ दोष है, क्योंकि हर व्यक्ति में दोष गुण है, तो हर शिक्षण विधि में भी कुछ दोष और गुण है। अब एक बात बताओ, जैसे हिंदी ग्रामर की मैं तुलना करूं संस्कृत इंग्लिश ग्रामर से कर लेता हूं। हिंदी में तो संज्ञा 3 है, इंग्लिश में 5 है। स्वर संधि के भेद हिंदी में 5 है, संस्कृत में शायद 8 है, कंफर्म नहीं मुझे, शायद 8 होनी चाहिए। तो तुलना कैसी होगी भैया? यानी दो भाषाओं की ग्रामर कभी सेम हो ये जरूरी नहीं है। ये पहला दोष है इसका कि दोनों भाषाओं ग्रामर यानी दोनों भाषाओं का गठन समान नहीं होता है कभी भी। अब जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, चलो ठीक है, मान लो कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है, वो आपको इंग्लिश का ज्ञान दे रहा है ग्रामर का। जरूरी है क्या जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है उसे हिंदी की ग्रामर आती हो? कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दो भाषाओं के अंदर किसी एक टीचर की पकड़ होना मुश्किल काम है। संस्कृत पढ़ाने वाले को जरूरी थोड़ी है कि उसे हिंदी की ग्रामर कंप्लीट, ठीक है निकली हुई है, लेकिन फिर भी अंतर तो हो ही जाता है। तो वही बात है कि भाई ये तो टीचर के लिए यानी सही अनुवाद वही कर पाएगा ना जिसको दोनों भाषाओं का ज्ञान हो। यानी इस विधि में सही अनुवाद वही करेगा जिसे दोनों भाषाओं का ज्ञान हो। इस कारण हम कह सकते हैं कि यह विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि नहीं है, अवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। और दूसरी बात यह कि जैसे ही हम आपको ग्रामर पढ़ाना शुरू करेंगे तो ग्रामर में ही समय व्यतीत हो जाएगा। यानी इसमें बच्चे को बोलना, क्योंकि जिस व्यक्ति को ग्रामर आती हो उसे भाषा बोलनी आती है जरूरी नहीं। बच्चों को जैसे आप एसएससी वगैरह की तैयारी करें, इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। बोलनी अलग चीज है, ग्रामर एक अलग चीज है। तो वही बात है कि जरूरी तो नहीं है कि जिसको इसमें अधिकांश समय ग्रामर के ज्ञान में ही चला जाता है, यानी अधिकांश समय ग्रामर ज्ञान में चला जाता है, अधिकांश समय व्याकरण ज्ञान में चला जाता है और अध्ययन का मेन विषय इसमें ग्रामर हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्याकरण पे बल दिया जाता है, यानी अध्ययन का मुख्य विषय क्या हो जाता है? व्याकरण। एक व्यक्ति है जॉन बेसडो, सही आदमी था, उसने इस विधि का विरोध किया था। किसने? जॉन बेसडो। थोड़ा नाम ध्यान रखो तो रख लेना भाई, जॉन बेसडो। उसने क्या किया कि भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले आप जोर दो किस पर? बोलने पे, फिर पढ़ने और फिर व्याकरण। यह बात सही है। आपको जैसे सीधे के सीधे ग्रीक की व्याकरण कराने लग जाए, आप जल्दी नहीं पकड़ोगे। इंग्लिश हमें बोलनी नहीं आती, इसलिए हम ग्रामर पे जल्दी पकड़ नहीं बना पाते। व्यक्ति हिंदी ग्रामर पे जल्दी पकड़ बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसे हिंदी बोलनी आती है। तो व्याकरण ज्ञान तो लास्ट का काम होता है। जॉन बेसडो कह रहा है कि पहले उसे बोलना तो सिखाओ। जैसे जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लेता है ना, उसको और बाद में इंग्लिश ग्रामर सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो जल्दी पकड़ लेता है। तो अगर आपको भाषा आती है तो वही बात है, पहले बोलने पढ़ने और उसके बाद में व्याकरण पे जोर होना चाहिए। हिंदी क्षेत्र में हिंदी पढ़ाने के लिए ये विधि बहुत अच्छी है। ठीक है, ये कौन सी विधि आ गई? व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि। आई समझ में कि मैं तो समझाने की कोशिश करी है मास्टरों, पर मास्टर पसंद दोनों ही आवे, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। नेक्स्ट विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसका नाम है द्विभाषी पद्धति, द्विभाषी विधि। देखो समझो इस चीज को। नाम, पहले तो नाम है द्विभाषी पद्धति। सबसे पहले हम इसका प्रवर्तक देख लेते हैं। देखो प्रवर्तक, इसका जो प्रवर्तक है वो है वेल्स के सीधे सीजे लिख दो, डॉडसन। ये वेल्स के थे, 1967 में इनका। द्विभाषी विधि में बंदा क्या कहता है? कहता है कि मातृभाषा मतलब जैसे अपनी हिंदी, वह विदेशी भाषा, दोनों का प्रयोग करो और विदेशी भाषा सिखाओ या दूसरी भाषा। द्वि का मतलब दूसरी भाषा मतलब इंग्लिश संस्कृत जो भी समझानी है। दूसरी भाषा सिखाने के लिए क्या करना है? हमारी मातृभाषा का प्रयोग करना है। दो तरीके होते हैं। जैसे ये विधि जो है ना, ये विधि अगर मैं बात करूं व्याकरण और प्रत्यक्ष विधि के मध्य कार्य करती है।
प्रत्यक्ष विधि का मतलब एज इट इज व्याख्या की जाती है। जैसे हमें गुरुजी इंग्लिश का पाठ पढ़ाए, वो इंग्लिश कैसे पढ़ाते थे? वंस देर वाज ए करो, फिर वो कहते कि एक बार एक कौवा था, ऐसे ही बोलते थे। बिल्कुल, हम लोगों को इंग्लिश ऐसे ही सिखाई पाठ में, संस्कृत में भी ऐसे ही सिखाई गई थी। प्रत्यक्ष विधि हो गई एक प्रकार से। व्याकरण अनुवाद विधि मतलब ग्रामर पहले पेश की, इसके अंदर ये बीच का काम करती है। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे टीचर, आपने इंग्लिश ऐसे ही पढ़ी है 6ठी क्लास में, गुरुजी पाठ बांधता और पाठ के अंदर गुरुजी फिर भी हिंदी में बताता। ये नियम क्या बोलता है? कौन सा? द्विभाषी पद्धति विधि। ये बोलता है कि आप मातृभाषा का साथ में प्रयोग करो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसमें शब्द आ गया कोई भी, जैसे काऊ शब्द आ गया, ठीक है, तो वो काऊ को गाय नहीं बोलेगा, उस बच्चे को इंग्लिश में ही बताएगा। दिस इज ए एनिमल, व्हाइट कलर जो भी है, यानी उसको इंग्लिश में ही बोलेगा। एक तो ये पद्धति होती है। हमारे हिंदी मीडियम में काऊ को कैसे समझाएगा? काऊ गाव है, जब वो दूध देखना, दूध पेकना, क्यों? क्योंकि वो हिंदी में बताएगा। इसमें दोनों ही प्रयोग करो ना, बीच विचारा काम करो नहीं। यानी द्विभाषी पद्धति में क्या करना है, वो शब्द प्रयोग लो जो बच्चा जानता है। जैसे क्या करना है कि जैसे मैं बच्चे को कह रहा हूं कि लो आम खाओ, ठीक है, बच्चे को पता है टेक मैंगो नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? टेक मैंगो नहीं बोलना है। बच्चे को आम के बारे में पता है, आम को हिंदी में ही बोलो, ठीक है। बच्चे के सामने आम लो, आम लेके आप कहो कि टेक मैंगो, सॉरी टेक आम। अब बच्चा इस चीज को समझ जाएगा। बच्चा जिन शब्दों को जानता है उनको हिंदी में प्रयोग कर लो, बाकी इंग्लिश में कर लो। यानी देखो, बच्चे को कहा कि टेक आम, बच्चा समझ गया है कि आम लेने के लिए कह रहा है अपने को, तो टेक का मतलब कहीं ना कहीं ये है। एक चीज बच्चा जानता है, दूसरी चीज उसको इंग्लिश में, यानी इसमें आधी घिचड़ पिचड़ करनी है, यानी आधी इंग्लिश आधी। बच्चा जो चीजों को जानता है उनको आप उसी की भाषा में प्रयोग करो, नहीं जानता या फिर उन चीजों को यानी आधा प्रयोग करो, बच्चा आधी बात खुद समझ जाएगा। यानी मान लो कोई इंग्लिश बोला, आधी घसर फसर इंग्लिश बोल रहे तो आप समझ जाओ, प्योर बोल रहे समस्या मंजे। तो ये विधि यही है कि इसके अंदर उन्हीं शब्दों का अनुवाद जिन्हें बालक जानता हो, इसका प्रयोग किसमें होगा? दूसरी भाषा या विदेशी भाषा पढ़ाने में, प्रयोग विदेशी भाषा पढ़ाने में, भाषा पढ़ाने में। व्याकरण और प्रत्यक्ष विधि के मध्य के बीच विचार की प्रोसेस है, यानी कौन सी के? व्याकरण प्लस प्रत्यक्ष के बीच की। इस विधि को सबसे अच्छी बताई गई है, एक प्रोफेसर थे, देखो नाम बताऊं उनका, प्रोफेसर का, हैदराबाद के थे। देखो हैदराबाद के एक प्रोफेसर थे, हैदराबाद के प्रोफेसर एच.एन. शास्त्री ने कहा कि भारतीय प्रवेश की ये सर्वोत्तम विधि है, यानी भारतीय प्रवेश ही सर्वोत्तम विधि की सर्वोत्तम विधि ये है बच्चों द्वितीय भाषा पद्धति। 1967 में वेल्स द्वारा दी गई थी। बताओ क्या समझ में नहीं आया? बहुत ईजी है, थोड़ा सा 2 बार समझ लेना। आपको बताऊं, ग्रामर 2nd ग्रेड के अंदर हिंदी की 25 शिक्षण विधियां हैं, जिसकी लगभग 20 एक तो हो जाएगी अपनी। 2nd ग्रेड की भर्ती आने वाली, वहां ये चीज बहुत काम आई। और वैसे आपकी है ही रीट के अंदर सारी शिक्षण विधियां। चलो हो गई 2 शिक्षण विधियां, होगी गुरुजी। तीसरी शिक्षण विधि और पढ़ लिया, फिर लाग रहा तो हाँ यहाँ पर देखो, सैनिक विधि। सैनिक विधि जिसे सैनिक हमेशा किस में रहते हैं? संगठन में रहते हैं, तो संगठनात्मक विधि, या फिर इसमें सर्वे का कार्य होता है, अभी बताऊंगा क्या होता है। इसे सर्वे भाष्य विधि भी कहा जाता है। भाषा के संगठन पर बल देती है। देखो बताएंगे क्या है, ये बल देती है किस पर? भाषा संगठन पर ये बल देती है। मौखिक कथनों का अभ्यास होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे। मौखिक कथनों का सैनिकों ने प्रयोग किया, इसका मतलब किसी ना किसी युद्ध में किया होगा, तो इसका प्रयोग 2nd वर्ल्ड वॉर में किया था।
सैनिकों को दूसरी देश में भेजना था। भाषा विज्ञान पे बल भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। सैनिकों को दूसरे देश में पाकिस्तान में भेजना है, हम जानते ही नहीं पाकिस्तान के शब्दों को। तो फिर क्या किया, एक टेप रिकॉर्डिंग की और उस रिकॉर्डिंग को सैनिकों को बार बार सुनाया। सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई आदमी थोड़ी याद है। देखो कैसे, जैसे इसमें क्या करता है शिक्षक, क्या करता है, वह उस समय प्रयोग किया गया, लेकिन आज इसमें क्या करेगा शिक्षक, क्या करेगा किसी पाठ को शिक्षक किसी पाठ को कंठस्थ टेप रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्डिंग कर देगा, जो भी शब्द वगैरह रिकॉर्डिंग करेगा, बच्चों को सुनाएंगे। जैसे आपने गाना सुना होगा, वाई दिस कोलावेरी दी। आपने इस गाने को बार बार सुना, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वाई दिस कोलावेरी का अर्थ क्या होता है, आपको नहीं पता। अब आपने इस शब्द को तो सुन रखा है, जैसे जिहाले मस्ती मकम बरन जिस बहाले ही जरा बेचारा दिल है। इस लाइन को तो आपने रट रखा है, क्योंकि ये गीत आपने कई बार सुना, लेकिन आपको अर्थ नहीं पता इसका। जैसे अब मैं आपको कहूं कि वाई दिस कोलावेरी का अर्थ हो जाएगा आजा तन गुल्फी खुआन ले जाऊं, अब आपकी याद हो गया। इसमें क्या, जो भाषा सिखानी है उसके शब्दों को बच्चों को टेप रिकॉर्डिंग करके बार बार सुना दो। बच्चों ने उन शब्दों को तो पकड़ लिया, फिर बताओ कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। यानी बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, इसलिए इस विधि को हम कह सकते हैं कंठस्थ करता है, इसलिए इस कारण अनुकरण परिस्मरण विधि कह सकते हैं, यानी अनुकरण परिस्मरण विधि भी कह देते हैं। यानी बच्चा अर्थ तो नहीं जानता उन शब्दों का, लेकिन अर्थ न जानते हुए भी, यानी बच्चा अर्थ न जानते हुए भी बच्चा उन शब्दों को याद कर लेता है, वाक्यों को, बाद में वाक्यों का अर्थ समझाया जाता है, भाषा में पकड़ बन जाती है, भाषा की दक्षता इसमें अच्छी आ जाती है, भाषा प्रयोग में दक्षता अच्छी हो जाती है। ये कौन सी विधि है, सैनिक विधि। आराम से याद रखिए, सैनिकों ने प्रयोग किया, सैनिक संगठन में रहते हैं, संगठनात्मक विधि और अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। टीचर टेप रिकॉर्डिंग करके बच्चों को चीजें सुना देगा, दूसरी भाषा की कुछ शब्द बार बार बोलेगा, फिर उनके अर्थ समझा देगा। ये लो, यही किया था दूसरे देश में भेजने से पहले कि वहां ये शब्द काम आएंगे, उनको जल्दी सभी फौजियों को सुना दिए और वहां जाके इन शब्दों का ये अर्थ है। समझ गए, समझ गया कि बताओ भी। चल